नमस्कार, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारी क्लास पॉलिटी की क्लास चल रही है। इसके पहले वाले वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे हैं और उस जो पहला वीडियो था, भारत के संवैधानिक विकास का कुछ बेसिक हमने देखा। भारत के संवैधानिक की पूर्व स्थितियाँ क्या रही, उसके बारे में हमने देखा। हमने देखा कि संविधान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, कैसे होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब प्रवेश करती है और भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं। 1613 ईस्वी में हमने देखा कि सूरत में स्थापित करते हैं। उसके बाद स्थापित करने के बाद सूरत में स्थापित करते हैं, लेकिन पहला अधिकार वो जो है बंगाल पर करते हैं। कारण ये था कि बंगाल जो है मुनाफे की दृष्टि से सबसे अच्छा प्रांत हुआ करता था। उस समय काफी अमीर राज्य में गिनती हुआ करती थी, इसीलिए वे जानते थे कि मुनाफे के तौर पे सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वे बंगाल है। वे जो है बंगाल पर सबसे पहले अधिकार करते हैं और हमारे भारत का संवैधानिक के इतिहास जो रहा या विकास रहा वे बंगाल से शुरू होता है। तो आज हम उसी बंगाल के बारे में देखेंगे। ठीक है, बंगाल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि बंगाल से कैसे कैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बंगाल के बारे में देखते हैं। ठीक है, सारा इतिहास बंगाल से ही शुरू होता है। ठीक है, बंगाल के बारे में हम देखेंगे। बंगाल जो है मुगल साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था जो अत्यंत समृद्ध और अमीर हुआ करता था। बंगाल जो है मुगल साम्राज्य का एक प्रांत हुआ करता था और 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त करते हैं। क्या नियुक्त करते हैं? बंगाल का दीवान। बंगाल का, ठीक है, बंगाल का दीवान कब? 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त करता है। कौन? औरंगजेब। उसके बाद जिस समय मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त होता है, उस समय बंगाल की राजधानी जो थी, बंगाल की राजधानी उस समय ढाका हुआ करती थी। ठीक है, बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी उस समय, बंगाल की राजधानी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो यहीं से मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। मुगल साम्राज्य का पतन होने का मुख्य कारण था कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वे काफी अयोग्य थे, बेहद अयोग्य थे। इसीलिए यहीं से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यानी कि औरंगजेब के बाद अगला जो मुगल सम्राट होता है वे मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से, ठीक है, प्रथम के नाम से मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है मुगल बादशाह
मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद अगला जो मुगल बादशाह बनते हैं फर्रुखसियर बनते हैं। कौन बनता है? फर्रुखसियर। मुगल सम्राट जो अगला मुअज्जम के बाद अगला सम्राट फर्रुखसियर बनते हैं। अगला सम्राट जो बनता है वो बनता है फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर जो है अगला मुगल सम्राट बनता है। और फर्रुखसियर जो है बंगाल में मुर्शीद कुली खां के, अभी हमने बताया कि यह दीवान नियुक्त किया था औरंगजेब ने इसे, लेकिन फर्रुखसियर जो है इसे बंगाल का नवाब, ठीक है, बंगाल का नवाब कौन बनता है? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाता है कौन? सम्राट फर्रुखसियर। और यही बंगाल का प्रथम नवाब बनता है। बंगाल का प्रथम नवाब बनता है। ठीक है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन बनता है? मुर्शीद कुली खां बनता है। और इसका कार्यकाल जो था 1717 से 1727 तक। ठीक है, 1727 तक बंगाल का नवाब पद पर बना रहा। कौन? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, क्योंकि फर्रुखसियर जब सम्राट की गद्दी पर बैठते हैं, ये 1717 का समय रहता है। उसी समय फर्रुखसियर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अगला नवाब जो बनता है शुजाउद्दीन बनता है। ठीक है, नवाब, अगर हम नवाब की बात करें तो नवाब जो है बंगाल का नवाब, अगला नवाब ठीक है, अगला नवाब शुजाउद्दीन बनता है। शुजाउद्दीन अगला नवाब बनता है। शुजाउद्दीन कौन था? ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। मुर्शीद कुली खां का दामाद था। ठीक है, दामाद था। और इसका कार्यकाल जो था 1727 से लेकर के 1739 तक। ठीक है, 1727 से लेकर के 1739 तक अगला नवाब जो बंगाल का बनता है वो शुजाउद्दीन बनता है। उसके बाद शुजाउद्दीन के बाद अगला नवाब सरफराज बनता है। ठीक है, अगला नवाब सरफराज बनता है। कौन बनता है? सरफराज। सरफराज बनता है। और यह कब बनता है? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। आगे हुआ ये कि जब सरफराज बंगाल के अगला नवाब बनते हैं तो बिहार का जो नवाब हुआ करता था, बिहार का नवाब अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां विद्रोह कर देता है। कौन? बिहार का नवाब अलीवर्दी खां, वे विद्रोह कर देता है किसके विरुद्ध? सरफराज के विरुद्ध। अंततः 1740 में
1740 में जब विद्रोह कर देता है तो उसके बाद एक युद्ध होता है जिसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। गिरिया का युद्ध, ठीक है। गिरिया का युद्ध जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो गिरिया के युद्ध के बारे में जरूर पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था गिरिया का युद्ध? 1740 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सरफराज और बिहार के नवाब अलीवर्दी खां के बीच हुआ था, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं सरफराज, यहां लिख देता हूं सरफराज, सरफराज और बिहार के नवाब, बिहार के नवाब अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बीच में, ठीक है। कब हुआ था? 1740 में हुआ था गिरिया का युद्ध। और अगला बंगाल का जो नवाब बनते हैं वे अलीवर्दी खां बनते हैं, ठीक है। अगला नवाब सरफराज के बाद अगला नवाब, अगला अगला नवाब कौन बनता है? बिहार का नवाब अलीवर्दी खां। जब गिरिया के युद्ध होता है, सरफराज पराजित होते हैं और उनको जान से मार देता है, उसके बाद जो है बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां, ठीक है। अलीवर्दी खां अगला नवाब बनता है और इसका कार्यकाल जो रहा ये रहा 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक, ठीक है। कब तक रहा? 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक कार्यकाल बंगाल का अगला नवाब जो अलीवर्दी खां बनता है। इसका एक महत्वपूर्ण कथन है अलीवर्दी खां का। कथन इसका यह है कि जब यह नवाब बना तो इसने कहा कि यूरोपियों के बारे में कहा, इसने कहा कि यूरोपी एक मधुमक्खी की तरह हैं कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट करके मार डालेंगी। इसका बहुत फेमस कथन है अलीवर्दी खां का, ठीक है। तो ये कथन भी कभी कभी पूछ लेता है कि यह किसका कथन है। उसके बाद अगला नवाब जो बनता है, अगला नवाब सिराजुद्दौला बनता है, ठीक है। अगला नवाब सिराजुद्दौला, यहां मैं लिख देता हूं अगला नवाब, अगला नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला अगला नवाब बनते हैं और इनका कार्यकाल जो था 1756 से लेकर के 1756 से 1757 ईस्वी तक, ठीक है। 1757 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। किसका? सिराजुद्दौला का। जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और इसका सेनापति मीर जाफर था, उस समय सेनापति सेनापति मीर जाफर था, मीर जाफर था। कारण यह था मीर जाफर, जब ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, हाँ सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां का नाती था, ठीक है। ये जो था अलीवर्दी का नाती था, अलीवर्दी अलीवर्दी का नाती था, ठीक है। जब ये बंगाल के नवाब बनते हैं
तो सेनापति इसका मीर जाफर था, वह भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। ठीक है, बंगाल का नवाब बनना चाहता था। और जिस समय सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे उस समय बंगाल में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों व्यापार कर रहे थे। ब्रिटेन जो था वो कलकत्ता में व्यापार करता था और फ्रेंच जो है चंद्रनगर में। कौन कहां करता था? ब्रिटिश जो थे वे कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में, और फ्रेंच जो थे फ्रेंच चंद्रनगर में। ठीक है, दोनों व्यापार कर रहे थे सिराजुद्दौला के समय में। ब्रिटिश जो थे कलकत्ता में और फ्रेंच जो थे चंद्रनगर में। और कारण यह था कि ये दोनों व्यापार के साथ साथ किलेबंदी भी कर रहे थे। जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने मना किया। चंद्रनगर में जो व्यापार कर रहे थे फ्रेंच, वे तो मान गए, लेकिन ब्रिटिश नहीं माने। वे किलाबंदी करना नहीं रोके और फ्रेंच जो थे, फ्रांसीसी जो थे, चंद्रनगर में किलाबंदी करना बंद कर दिए। इस बात का जब पता सिराजुद्दौला को चला कि अंग्रेज नहीं माने, तो वे जो है अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और जब आक्रमण करते हैं, सबसे पहले कासिम बाजार पर आक्रमण करते हैं। सबसे सिराजुद्दौला का पहला आक्रमण। ठीक है, मैं यहाँ इसको मिटा करके फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। सिराजुद्दौला का पहला आक्रमण, पहला आक्रमण जो था वे कासिम बाजार पर था। ठीक है, कासिम बाजार पर था। पहला आक्रमण जो था वह था कासिम बाजार पर था। उसके बाद कलकत्ता पर। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं। कलकत्ता की राजधानी नाम बदलकर अलीनगर कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो था, दूसरा कलकत्ता पर, और नाम बदलकर अलीनगर कर देते हैं। ठीक है, अलीनगर करता है। पहला सिराजुद्दौला का आक्रमण जो था वह कासिम बाजार पर था। उसके बाद कलकत्ता पर अधिकार किया। कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर देते हैं। उसके बाद अलीनगर करने के बाद सिराजुद्दौला 5 दिन घेरे के बाद, ठीक है, लगभग 5 दिन घेरे के बाद 1756 में अंग्रेजों पर जब आक्रमण सिराजुद्दौला करते हैं, तो 5 दिन ये सब आक्रमण करने के बाद, यहाँ कलकत्ता पर भी अधिकार करने के बाद अलीनगर नाम बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 दिन घेरे के बाद 20 जून 1757 को, ठीक है, 20 जून 1757 को फोर्ट विलियम पर अधिकार करते हैं। कितने दिन के बाद? 5 दिन के बाद। ठीक है, 5 दिन के बाद, 5 दिन घेरे के बाद, घेरे के बाद, 5 दिन घेरे के बाद
फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। कब करते हैं? 20 जून, इसको मिटा देता हूं, बीस जून 1756 को, नहीं सॉरी 1757 ईस्वी में। ठीक है, 20 जून 1757 ईस्वी को, सॉरी इसे 20 जून 1756 ईस्वी था। ठीक है, 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक, और यही घटना बाद में 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की घटना घटती है, जिसे इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। यह घटना 20 जून 1700, ठीक है, 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार भी होता है, और 20 जून 1756 को एक घटना घटती है जिसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है। ठीक है, काल कोठरी की घटना कहा जाता है, और इसे इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ठीक है, ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जाना जाता है। कब यह घटना घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। इसमें घटना का मतलब तात्पर्य यह है कि एक अंग्रेज अधिकारी बताता है, क्योंकि इस घटना में वह भी शामिल था, जे जेड हॉलवेल। ठीक है, कौन? जे जेड हॉलवेल। ठीक है, जे जेड हॉलवेल यह बताता है कि नवाब रात के समय 20 जून 1756 की रात में 20 जून 1756 की रात में आया, और 18 फुट लंबा और 14 फीट चौड़ा। ठीक है, 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच। ठीक है, 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच। ठीक है, 14 फुट 10 इंच के एक कमरे में 146 अंग्रेज बंदियों को बंद करते हैं। कितने? 146 अंग्रेज बंदियों को बंद करते हैं। ठीक है, 146 अंग्रेज बंदियों को बंद करते हैं, और अगले दिन हॉलवेल सहित केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रहते हैं। कितना? 23 व्यक्ति। ठीक है, जीवित रहते हैं। ठीक है, 23 व्यक्ति केवल जीवित बचते हैं अगले दिन। यह कहानी कौन बताता है? जे जेड हॉलवेल। ठीक है, और इस कारण जब मद्रास प्रेसिडेंसी को पता चलता है, हमने कहा कि जिस समय अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, लेकिन अंग्रेज जो है बंगाल पर ही विशेष ध्यान दिए। लेकिन जब ये काल कोठरी की घटना घटती है तो मद्रास से
एक ब्रिटिश आर्मी या सेनापति भेजा गया बंगाल। क्यों? सिराजुद्दौला को दंडित करने के लिए। और उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव था। मद्रास प्रेसिडेंसी का एक सेनापति था। सेनापति था, क्या नाम था उसका? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी का एक सेनापति हुआ करता था। इसे ब्रिटिश सरकार ने या कंपनी ने सिराजुद्दौला को दंडित करने के लिए बंगाल भेजा। और यह जो है सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है, सिराजुद्दौला कमजोर पड़ता है। जब सिराजुद्दौला कमजोर पड़ जाता है तो एक संधि करता है। ठीक है, एक संधि करता है। उस संधि का नाम अलीनगर संधि। ठीक है, कौन सी संधि करता है? अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर के संधि के बारे में पूछा जाता है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। जब सिराजुद्दौला कमजोर पड़ता है रॉबर्ट क्लाइव के सामने, तो ये एक संधि होती है। उस संधि का नाम था अलीनगर। ठीक है, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। यह संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को हुई। और इस संधि में यह हुआ कि सिराजुद्दौला का जो फोर्ट विलियम पर अधिकार है वो हटेगा। पहली संधि यह थी। ठीक है, फोर्ट विलियम विलियम से अधिकार हटेगा, अधिकार हटेगा। ठीक है, अधिकार हटेगा। दूसरा, ये दूसरी संधि यह थी कि बंगाल में जो कर मुक्त व्यापार था वो बना रहेगा। ठीक है, दूसरी संधि, बंगाल में कर मुक्त व्यापार बना रहेगा। ठीक है, कर मुक्त व्यापार बना रहेगा। और तीसरी संधि क्या थी? तीसरी संधि यह थी कि सिराजुद्दौला द्वारा जो अंग्रेजों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सिराजुद्दौला करेगा। ये 3 संधियां हुई अलीनगर की संधि में। कब हुई? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। समझ में आया? चलिए, ये व्यापार, ये अलीनगर की जो संधि समाप्त होने के बाद सिराजुद्दौला इतने से संतुष्ट नहीं था। कारण यह था कि वह बंगाल पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, बंगाल पर अधिकार करना चाहता था। अंततः बंगाल की जो अलीनगर की संधि हुई थी उस संधि को तोड़ करके 23 जून 1757 को 23 जून 1757 ईस्वी को एक युद्ध होता है। कारण यह था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था इतने से संतुष्ट नहीं था कि फोर्ट विलियम पर से सिराजुद्दौला का अधिकार हटेगा, बंगाल में कर मुक्त व्यापार बना रहेगा, और जो नुकसान हुआ है अंग्रेजों का वो सिराजुद्दौला भरपाई करेंगे। ये सब संधि जो हुई थी इतने से वो संतुष्ट नहीं था। वह बंगाल पर अधिकार करना चाहता था। और अंततः जो है 23 जून 1757 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध।
ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है कब? 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को जब प्लासी का युद्ध होता है तो इसमें सिराजुद्दौला पराजित होता है। कारण यह था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वह जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया और सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंत में रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। यह प्लासी का युद्ध जीत जाता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव 1757 में 1757 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बनता है। और इसका कार्यकाल कितना था जानते हैं? इसका कार्यकाल जो था 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक। ठीक है, 1760 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर बना रहा। और नवाब की बात करें तो नवाब जो है मीर जाफर बनता है। नवाब जो है मीर जाफर बनता है। और इसका कार्यकाल जो था 1757 से लेकर के 1757 से लेकर के मीर जाफर का काल जो था 60 तक इसका भी था। ठीक है, मीर जाफर का काल जो था 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो बंगाल पर पूर्णतः ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो जाता है और सिराजुद्दौला बंगाल का प्रथम नवाब बनता है। और मीर जाफर जो है बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर बनता है और मीर जाफर जो है वो बंगाल के नवाब बनता है। ठीक है, मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो यहीं से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात ये कि यहीं से हिंदू मुस्लिम वैमनस्य प्रारंभ होता है। क्या होता है? हिंदू मुस्लिम। यहीं से जब ये गवर्नर बनता है तो हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वैमनस्य, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य यहीं से प्रारंभ होता है। ये पहली बात यहां से स्पष्ट होती है। और इस वैमनस्य को अंग्रेज जो है बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और यहीं से राज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं अंग्रेज। पहली बात यह स्पष्ट होती है। और दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि मीर जाफर जो है अपने प्रशासनिक मामलों में अपने विद्रोहियों को दबा ना सका। पहली बात यह हुई कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य और फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया। और दूसरी बात यह थी कि मीर जाफर जो था अपने विद्रोहियों को दबा ना सका और अपने आंतरिक प्रशासन में ही लीन रहा, लेकिन वो भी सुदृढ़ नहीं कर सका। ठीक है, 25 फरवरी 25 फरवरी 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था वापस चला जाता है और 1760 ईस्वी में बंगाल का अगला गवर्नर हॉलवेल बनता है। ठीक है, अगला गवर्नर जो बनता है वो जे.जेड. हॉलवेल, वही जे.जेड. हॉलवेल था जो काल कोठरी की घटना के समय उपस्थित था। अगला नवाब जो बनता है 1760 में वे हॉलवेल बनता है। ठीक है,
1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में अगला गवर्नर हॉलवेल बनता है। ठीक है, अगला गवर्नर हॉलवेल बनता है, ये 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में हॉलवेल और मीर जाफर के बीच कुछ तनाव होता है और मीर जाफर को नवाब के पद से हटा दिया जाता है और अगला नवाब बनते हैं नवाब मीर कासिम। मीर कासिम बनता है। ठीक है, अगला नवाब मीर कासिम बनता है और 1760 में ही हालवेल को भी उसके पद से हटा दिया जाता है। तो अगला गवर्नर भी चेंज होता है। तो अगला गवर्नर अगर बात करें, अगला गवर्नर तो वह बनता है वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट अगला गवर्नर बनता है। 1760 में जब मीर जाफर और हालवेल के बीच तनाव होता है तो मीर कासिम बनता है, क्या बंगाल का नवाब बनता है, जिसका कार्यकाल 1760 से लेकर के 1760 से मीर कासिम का कार्यकाल जो था 1760 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, 1763 तक इसका कार्यकाल रहता है और वेंसीटार्ट का जो है 1760 से लेकर के 1765 तक ये गवर्नर के पद पर बना रहता है। ठीक है, जिस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, जिस समय बंगाल का नवाब बनता है और ये जो है बंगाल की राजधानी उस बीच मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, तो मुर्शिदाबाद से हटा करके बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। ठीक है, मुंगेर ले जाता है या मुंगेर स्थानांतरित कर देता है, किसे? बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को। और यह जब मुंगेर ले जाता है तो एक तोपखाने की स्थापना करता है। कौन? मीर कासिम। मैं यहां लिख देता हूं, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम मुंगेर में एक तोपखाने की, ठीक है, तोपखाने की स्थापना करता है। ठीक है, जब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है नवाब, तो वहां एक तोपखाने की स्थापना करता है। और जब इस बात का पता अंग्रेजों को चलता है कि नवाब जो है एक तोपखाने की स्थापना किया है, अपनी सैनिक शक्ति जो विस्तृत कर रहा है, तो वे जो है मीर कासिम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेज जो है मीर कासिम के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन किसी तरीके से मीर कासिम अपना जान बचाकर निकल जाता है और वह जो है मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण में, ठीक है, की शरण में जाता है।
की शरण में जाता था। जब अंग्रेज आक्रमण किए तो वह जान बचा करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में चला जाता है। अब यहाँ एक बार फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं अंग्रेज। ठीक है, बंगाल का नवाब किसे बनाते हैं? मीर जाफर को, जिसे हटाए थे। ठीक है, और जब उसे बंगाल का नवाब बना देते हैं और ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में चला जाता है, तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अंग्रेजों की शक्ति जो विस्तृत हो रही है उस पर निरंकुश लगाना था, उनकी शक्ति विस्तार को रोकना था। इन्होंने एक संघ की स्थापना करते हैं। उस संघ में मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, अवध के नवाब, शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, की संयुक्त सेना। ठीक है, अंग्रेजों की शक्ति रोकने के लिए अवध के नवाब जिसके शरण में मीर कासिम गए, तो इन्होंने एक प्लान बनाया, एक संघ की स्थापना करते हैं, संघ बनाते हैं। उस संघ में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक संयुक्त सेना की स्थापना करते हैं। और ब्रिटिश सेना की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वह हेक्टर मुनरो था। कौन था? ब्रिटिश की ओर से, ब्रिटिश सेना की तरफ से सेना का नेतृत्व, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, हेक्टर मुनरो कर रहा था। इन दोनों सेनाओं के बीच में, ठीक है, इन दोनों सेनाओं के बीच में 22 अक्टूबर 1700, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इसको हटा के। जब तीनों सेनाओं ने मिल करके अंग्रेजी, क्योंकि लोगों को आभास हो गया था जब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हारे थे, लोगों को आभास हो गया था कि अब जो है भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथों में जा सकती है। और इसी ताकत को रोकने के लिए इन तीनों सेनाओं का गठन हुआ। तीनों सेना एकत्रित हुई, जिसमें हमने आपको बताया ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। और अंततः 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है, 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में, मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। इधर से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो की सेना में जब युद्ध हुआ तो संयुक्त सेना क्या हुई? पराजित हुई। ठीक है, संयुक्त सेना
संयुक्त सेना पराजित हुई। संयुक्त सेना पराजित हो जाती है बक्सर के युद्ध में। और आप कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध जो होता है यह एक ऐसा निर्णायक युद्ध होता है, यह फैसला कर देता है कि अब भारत की सत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में चली गई है। 1764 में जब युद्ध होता है 22 अक्टूबर, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था? ये क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वह था वेंसिटार्ट था। ठीक है, कौन था? वेंसिटार्ट। वेंसिटार्ट गवर्नर था। ठीक है, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ट था। नवाब कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर था। कौन? नवाब था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का नवाब कौन था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये सब पूछता है। ठीक है, तो इसको हमने बताया। आगे होता है कि 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव भारत वापस आता है। क्लाइव जो था, क्लाइव भारत वापस आता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत वापस आता है कब? 12 अगस्त 1765 को। हमने बताया कि 1760 में वह स्वदेश ब्रिटेन चल गया था और कब आता है फिर से? 1765 ईस्वी में वह वापस आता है। और जो युद्ध हुआ था 12 अगस्त 1765 को ही एक संधि होती है। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। यह संधि जो है किसके किसके बीच होती है? अब हमें डेट जो है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि संधि भी से क्वेश्चन आते हैं कि किसके किसके बीच हुई थी, कब हुई थी, ये पूछता है। ठीक है, चलिए हमने देखा कि 12 अगस्त 1765 को क्लाइव वापस आता है 1765 में, और एक संधि होती है जब बक्सर का युद्ध संयुक्त सेना हार जाती है तो अपने आप को समर्पित कर देती है, सरेंडर कर देती है। तो 12 अगस्त पहली संधि जो होती है, पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है। कहाँ की संधि? इलाहाबाद की। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये पहली संधि होती है।
ठीक है। और दूसरी संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, ये होती है 16 अगस्त 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के 1765 में दूसरी संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। ये दो संधि होती है जब रॉबर्ट क्लाइव 12 अगस्त 1765 को भारत वापस आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव जो 1765 में भारत वापस आता है तो बंगाल में द्वैध शासन लागू करता है। कब लागू करता है? 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू करता है। ठीक है, कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। ठीक है, क्लाइव द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू करता है। और यह जो द्वैध शासन था ये 1765 से लेकर के 1772 तक चला। ठीक है, 1765 से लेकर के 1772 तक द्वैध शासन चला। 1772 तक चला। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 1772 तक जो द्वैध शासन चला था इसी को इतिहासकार मानते हैं कि यही काल लूट का काल था। क्या था? लूट का काल। इतिहासकार यही काल को लूट का काल मानते हैं। कारण यह था कि जब द्वैध शासन लागू हुआ बंगाल में तो कंपनी के जितने भी अधिकारी थे भारी संख्या में भारत से धन लूटकर भारत से भारतीयों के से अंग्रेजों द्वारा भारत से काफी संख्या में धन लूट करके ब्रिटेन ले जाते थे। और ब्रिटेन ले जाते थे तो ब्रिटेन में भी उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा नहीं कि वे बड़ा अच्छा काम करके आ रहे हैं तो उनको शाबाशी देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। कारण ये था कि ब्रिटेन में भी एक ऐसी अराजकता की स्थिति फैल जाती है। उसी अराजकता की स्थिति को या इसी लूट के काल को नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेजी अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कुछ कानून बनाते हैं ताकि कंपनी जो है भारत में सही ढंग से काम कर सके और ब्रिटेन में भी उसका विकास हो सके। और इसी के संबंध में ब्रिटिश संसद जो थी धीरे धीरे कानून लागू किया और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। इस नियंत्रण को हम देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी पर नियंत्रण लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार होता है और यहीं से एक व्यापारी के रूप में भारत आए थे और व्यापार को बदल दिया उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में और हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने लगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो आज के लिए इतना ही काफी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।